मध्यकालीन भारत। प्रश्न नंबर है आपका 3752। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में एक थी इंदौर में, आगरा में, उज्जैन में, जोधपुर में। तो जो आपके 4 शहर दिए गए हैं, इनमें से राजा जो सवाई जयसिंह द्वारा एक वेधशाला का निर्माण किया गया था वह कौन सा शहर है? तो वह शहर है आपका उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी। अन्य 4 शहरों में भी इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया, अलग अलग डिजाइन की हैं। जैसे कि उज्जैन में जो वेधशाला बनी हुई है वो आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार की उज्जैन में वेधशाला है। तो सवाई जयसिंह की बात करते हैं, इन्होंने जयपुर शहर बसाया था कब? 1727 ईस्वी में। इसके बाद इनको उपाधि दी गई थी एक मिर्जा राजा की। तो उपाधि देने वाला कौन था? वह था मुगल शासक जहांदार शाह। अगला प्रश्न 3753। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? मालदेव, पूरनमल, राणा सांगा, हेमू। यानी कि जो हेमचंद्र थे इन्होंने उपाधि धारण की थी कौन सी? विक्रमादित्य की। ये पहले किस नाम से जाने जाते थे? तो वह जाने जाते थे हेमू। तो ये हुमायूं और अकबर के बीच के शासन के अंतर्गत इनका शासन था थोड़े समय के लिए, और जब अकबर इन्हें युद्ध में परास्त कर देता है उसके बाद क्या हो जाता है? आखिरी हिंदू सम्राट थे ये। फिर इसके बाद मुगल कालीन शासन चलता है, फिर आपका ब्रिटिश राज चलता है। अगला प्रश्न 3754। मनसबदारी में जात से किसकी संख्या का अभिप्राय होता था? सैनिक, घुड़सवार, हाथियों, घोड़े। तो प्रश्न आपका क्या है? मनसबदारी में जात से किस संख्या का अभिप्राय होता था? तो वह होता था सैनिकों से। तो जो पद था जात और सवार, तो एक सैन्य प्रणाली से संबंधित पद थे मनसबदारी व्यवस्था में, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये मनसबदारी में जात से किसकी संख्या का अभिप्राय होता था? सैनिक से। अगला प्रश्न, मनसबदारी संस्था नामांकन द्वारा थी, आनुवांशिक थी, चयन भर्ती द्वारा थी, शासकीय नियुक्ति द्वारा थी? यानी कि जो मनसबदारी प्रथा थी जो महाराजा अकबर ने शुरू की थी, ठीक है, मुगल बादशाह अकबर था उसने शुरू की थी, वह कैसी थी? तो वह थी आपकी शासकीय नियुक्ति द्वारा थी, यानी कि राजा के द्वारा इसकी नियुक्ति होती थी। अगला प्रश्न है 3756। निम्नलिखित में से मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में कौन सा एक सत्य नहीं है? नंबर ए, मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में दिए होता था। नंबर बी, प्रत्येक मनसबदार की संस्कृति परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था। सी, मनसबदारों को सशर्त पदेन या मशरूत पद भी प्राप्त होता था। डी, मनसबदार मुख्यतः वंशानुगत अधिकारी होते थे। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में कौन सा एक सत्य नहीं है? वह आपको बताना है। वह सत्य नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी, मनसबदार मुख्यतः वंशानुगत अधिकारी होते थे। नहीं, वंशानुगत नहीं होते थे, राजा किसी को भी मनसबदार नियुक्त कर सकता था। तीनों क्या है आपके कथन? नंबर ए, मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में दी होती थी, यानी उनको क्या वेतन के बदले क्या दे दी जाती थी? जागीर। नंबर बी, प्रत्येक मनसबदार की संस्कृति परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था। सी, मनसबदारों को सशर्त क्या पदेन या मशरूत पद भी प्राप्त होता था। तो ये आपके तीनों सही है, लेकिन आपका डी सही नहीं है। अगला प्रश्न, मनसबदारों की संपूर्ण आय के दावे में 1/4 की कटौती अमीरों के निम्नलिखित वर्ग से जुड़ी है। राजपूत, खानाजाद, विदेशी, दक्कनी। प्रश्न क्या है? मनसबदारों की जो संपूर्ण आय के दावे में 1/4 की कटौती अमीरों के निम्नलिखित वर्ग से जुड़ी है। तो वह कौन सा वर्ग था? वह था राजपूत वर्ग, ऑप्शन नंबर ए, जो कि मनसबदार बैठे हुए हैं और राजा भी बैठा है। अगला प्रश्न, मुगल शासकों द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति हुई अरब से, फारस से, मध्य एशिया से, भारत से। यानी जो मुगल शासकों द्वारा जो मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी वह उसकी उत्पत्ति किस कहाँ से हुई थी? तो वह हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया से। यानी कि इससे पहले मध्य एशिया में मनसबदारी प्रथा प्रचलन में थी, उसके बाद क्या करते हैं भारत में जो मुगल शासक थे वो भारत में मनसबदारी प्रथा को लागू करते हैं। यानी कि वो केंद्रीय सेना को न रखते हुए अपने पास एक छोटी सेना रख के और बाकी सामंतों को दे देते थे क्या? मनसब। यानी कि मनसब बना दिया जाता था किसके पास कितने घोड़े हैं। अगला प्रश्न, माल मुगल कर था वस्तुओं की बिक्री पर लगाया गया एक कर, जमीन पर लगाया गया एक लगान, वस्तुओं की आवाजाही पर लगाया गया एक कर, फसल पर लगाया गया
एक कर। प्रश्न क्या है, माल मुगल कर था वह क्या था आपका, तो वह था आपका ऑप्शन नंबर बी, जमीन पर लगाया गया एक लगान, उसको क्या बोला जाता था, माल। ये क्या था, मुगल कर था। अगला प्रश्न 3760, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है वेतन का, भू राजस्व का, भत्तों का, उपर्युक्त में कोई नहीं। यानी जो मुगल काल में एक माल शब्द प्रचलित था वो किसे निरूपित करता है, वह करता है भू राजस्व को। ऑप्शन नंबर बी, कर को क्या बोला गया है मुगल काल में, माल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युगों में से किस युग ने अपने प्रमुख केंद्रों को अपदस्थ किया, प्रमुख सदनों को अपदस्थ किया, अकबर और जहांगीर, हुमायूं और अकबर, अकबर और शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युगों में से किस युग ने अपने प्रमुख सदनों को अपदस्थ किया, वो किसने किया था, अकबर और औरंगजेब। तो ये औरंगजेब का चित्र है, इसलिए आपको याद रखना है, अकबर थे और औरंगजेब, इन्होंने क्या किया था, अपने प्रमुखों को सदनों को अपदस्थ किया था। अगला प्रश्न, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रणाली के उधार ली गई, तुर्की, अफगानिस्तान, मंगोलिया, फारस। प्रश्न क्या है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी, वह ली गई थी आपकी मंगोलिया। ये किसके अंतर्गत आता है, मध्य एशिया के अंतर्गत। इससे पहले, भारत से पहले कहाँ मनसबदारी प्रचलन में थी, मंगोलिया में। फिर भारत में कौन लाता है, अकबर। तो ये अकबर महोदय बैठे हैं। अगला प्रश्न, मुगल मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे, मीर बख्शी, सम्राट, अमीर, निकटतम उच्च पदाधिकारी। प्रश्न क्या है, मुगल मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे, तो वह थे आपके मीर बख्शी के। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो मनसबदार थे जो कि अकबर है, इन्होंने क्या की थी, मनसबदारी प्रथा शुरुआत की थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या अपने नीचे क्या रखा था, मीर बख्शी। यानी कि जो मनसबदार थे वो पहले उनको रिपोर्ट करेंगे, किसको, मीर बख्शी को। तो मीर बख्शी सीधे फिर राजा को रिपोर्ट करेगा, यानी कि अकबर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ना कि वो सीधे सम्राट को करते थे, कौन, मनसबदार। उससे पहले किससे मिलते थे, मीर बख्शी से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जागीर का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था, मशरूम जागीर, तनख्वाह जागीर, वतन जागीर, खालसा। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस जागीर का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। यानी कि एक जो जागीर थी वो राज्य अपने पास रखता था, बाकी जो जागीर थी वो बांट देता था मनसबदारों में। तो वह कौन सी जागीर थी, वो जो अपने पास रखता था, यानी वो किसी को नहीं देता था। वह जागीर थी आपकी वतन जागीर। जो मुगल कालीन जागीर जो बादशाह, जो शासक अपने पास रखते थे और उनसे डायरेक्ट कर लेते थे, किससे, वतन जागीर से। यानी कि ये मनसबदारों को नहीं दी जाती थी, बाकी तीनों दी जाती थी, मशरूम जागीर, तनख्वाह जागीर और खालसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जागीर स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी, वतन जागीर, खिदमत जागीर, मिल्लियत जागीर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है आपका, इनमें से कौन सी जो जागीर है जो कि स्थानांतरित यानी कि किसी को नहीं दी जाती थी, वो कौन सी थी, वतन जागीर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पैबागी से क्या तात्पर्य है, अलतमगा, खालसा भूमि, अप्रदत्त जागीर भूमि, वतन जागीर। जो पैबाकी शब्द है उससे क्या दर्शाया जाता है, यानी कि वो किससे संबंधित है, उससे क्या तात्पर्य है, तो वह है आपकी अप्रदत्त जागीर भूमि। यानी कि जो किसी को नहीं दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था, पैबाकी। अप्रदत्त यानी किसी को प्रदत्त नहीं की जाती, प्रदत्त माने होता है किसी दूसरे को देना, आ लगाए आ माने नहीं, जो प्रदत्त यानी कि नहीं, जो प्रदत्त नहीं की जाती उस भूमि को क्या बोला गया है, पैबाकी। अगला प्रश्न है 3767, मुगल बादशाह किससे जागीर प्रदान करते थे, खालसा महल से, जागीर महल से, महाले पैबाकी से, उपरोक्त में कोई नहीं। प्रश्न क्या है, मुगल बादशाह किससे जागीर प्रदान करते थे, वह करते थे महाले पैबाकी से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था, महाले खालसा, महाले जागीर, महाले पैबाकी, उपयुक्त में
कोई नहीं। प्रश्न क्या है, भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, महाले पेवाकी, यानी जो किसी को नहीं दी जाती थी, एक केंद्र के अंतर्गत थी। तो केंद्र किसको बोला जाता था, राजा के, शासक के अंतर्गत, यानी बाकी जो भूमि थी वो मनसबदारों में बांट दी जाती थी, और जो राज दरबार अपने पास एक भूमि रखती थी उसको क्या बोला जाता था, महाले पेवाकी। मुगल में दरबारी भाषा थी, यानी कि जो मुगल काल की दरबारी भाषा कौन सी थी, तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू। तो मुगल काल की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी आपकी, फारसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, नैनीताल में, माउंट आबू में, सरधना में, कानपुर में। प्रश्न क्या है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वह कहाँ पे करवाया था, वह करवाया था आपका ऑप्शन नंबर सी, सरधना में। काफ़ी प्रसिद्ध चर्च है। तो जो बेगम समरू थी मुगल काल की, उन्होंने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, सरधना में। अगला प्रश्न, बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव, महेश दास, द्वारकादास, हरनाम दास। प्रश्न क्या है, बंदा बहादुर का मूल नाम था, तो जो बंदा बहादुर हैं इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण देव। तो बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, लक्ष्मण देव। अगला प्रश्न है 3772, नीचे दिए हुए मानचित्र की जांच कीजिए, इनमें से 1, 2, 3 और 4 से अंकित स्थान क्रमशः शक्ति केंद्रित हैं। यानी कि यूपीएससी वाला एक प्रश्न है, इसमें चित्र दिया गया था और आपको एक जो शहर दर्शाए गए थे वो बारे में बताना था। तो वो थे आपके सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। तो नीचे दिए हुए मानचित्र की जांच कीजिए, इनमें से 1, 2, 3 और 4 से अंकित स्थान, यानी कि चित्र दिया गया था भारत का और उसमें 1, 2, 3, 4 जगह ऑप्शन दी थी, तो उसमें आपको भरना था। तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी, जैनुल आदिन, हुसैन शाह, इब्राहिम आदिल शाह या महमूद द्वितीय। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में यानी कौन सा शासक है किसको एक उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी, वह था जैनुल आदिन। ये कहाँ का था, कश्मीर का था। यह कश्मीर को से द्वितीय अकबर भी कहा जाता है, किसको, जैनुल आदिन को। अगला प्रश्न, शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, फैजाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, कलकत्ता में। प्रश्न क्या है, शुजाउद्दौला का मकबरा जो स्थित है आपका कहाँ पे, लखनऊ में। काफ़ी अच्छा मकबरा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो शुजाउद्दौला का मकबरा है, ये कहाँ पे स्थित है आपका, ये है आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गाजिउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त-कुलजम क्या है, अरबी कविता, अरबी फारसी शब्दकोश, प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक, प्रशासनिक नियमों का संग्रह। प्रश्न क्या है, गाजिउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त-कुलजम क्या है, तो वह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। तो होप्त-कुलजम क्या थी, प्रशासनिक सुधारों के लिए लिखी गई पुस्तक थी। अगला प्रश्न, विलियम डोरम्पिल की किताब सिटी ऑफ जिन्स किस भारतीय शहर से संबंधित है, कोलकाता, दिल्ली, वाराणसी, आगरा। प्रश्न क्या है, जो विलियम डोरम्पिल की किताब है किसी सिटी ऑफ जिन्स किस भारतीय शहर से संबंधित है, तो वह है आपकी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 3777, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तालुकदारी प्रथा, मराठा भूराजस्व प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, उपरोक्त में कोई भी नहीं। तो प्रश्न क्या है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो वह थी आपकी मराठा भू राजस्व प्रथा से। तो ये सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। अगला प्रश्न 3778, निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, नजीब खान, गुलाम कादर रोहिला, अली मोहम्मद खां, हफीज रहमत खां। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो रोहिला सरदार था वो किसका मित्र था, अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था।
तो वह कौन था? तो वह था ऑप्शन नंबर ए, नजीब खान। ये किसका विश्वासपात्र था? अहमद शाह अब्दाली का।